अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यूनिट नंबर 18 सेकेंड ईयर फिज़िक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। आज हम इसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ को। तो आपने सुना होगा हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं और उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, और उन रेज़ की जो मेन सोर्स है वो सन है। तो नाम अगर आपने सुने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ के, विच आर वेरी पावरफुल रेज़, तो इसमें हमारे पास इंफ्रारेड भी आ जाता है, अल्ट्रावायलेट भी आ जाता है, लाइट जो हमें विजिबल है वो भी आ जाती है, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, रेडियो वेव्स, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़। इनकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने इनको डिस्कस नहीं करना। ऑब्वियसली आपको इनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ में हमारे पास इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, और लाइट जो है वो इसमें जो हमें विजिबल है वो इनके मिड में है। होता क्या है कि तमाम बॉडीज़ जो हैं वो हीट को हर टेम्परेचर पे हर वक्त एब्जॉर्ब भी कर रही हैं और एमिट भी कर रही हैं। अब कब बॉडीज़ हीट एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी अपने अंदर से हीट को एमिट करेगी सराउंडिंग में, और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग के टेम्परेचर को अपने अंदर। तो इस तरह कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन और एमिशन होती रहती है तमाम टेम्परेचर्स पे। अब अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो बच्चे, ब्लैक बॉडी जो है वो ब्लैक सरफेस होती है हमारे पास, और ब्लैक बॉडी ने क्या करना है, ब्लैक बॉडी इज़ दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट एनी टेम्परेचर एट एनी इंसिडेंट एंगल। यानी ब्लैक बॉडी जो कि एक ब्लैक सरफेस है, उस पर हम किसी भी एंगल पे रेस को डालें तो वो, और कोई भी टेम्परेचर हो, तो उस ब्लैक बॉडी ने क्या करना है, उन रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। इसका मतलब है कि ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होगी जो 100% तमाम रेस को, अपने अराउंड मौजूद तमाम रेस को 100% एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आइडियल हुई ब्लैक बॉडी। तो है क्या, एक्चुअली ब्लैक सरफेस है। और कैसे हीट को एब्जॉर्ब करती है उसके लिए देखें, सपोज करें हर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली उसकी जो बेस है वो एटम है। तो बच्चे, अब अगर ये एक ब्लैक बॉडी है और ये एटम्स हैं, और सपोज़ ये रेस आ रही हैं, तो रेस जब आएंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज़ इस एटम ने रेस को एब्जॉर्ब किया, दिस इज़ अ ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्ब किया इस एटम ने, एब्जॉर्ब करके रे को एमिट कर दिया, और फिर उसी रे को नेक्स्ट एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इस एटम ने रेस को एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट कर दिया, और फिर नेक्स्ट एटम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह पूरी ब्लैक बॉडी में एनर्जी जो है या रेस जो हैं वो एब्जॉर्ब भी हो रही हैं, एमिट भी हो रही हैं, एटम टू एटम एब्जॉर्ब भी हो रही हैं और एमिट भी हो रही हैं। और इस ब्लैक बॉडी में कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन भी है, एमिशन भी है। रेज में किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी रे पलटेगी नहीं। एटम टू एटम एनर्जी या रेज या रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी। एक एटम ने एब्जॉर्ब करके उसको एमिट कर दिया, नेक्स्ट एटम ने एब्जॉर्ब करके उसको एमिट कर दिया रे को, थर्ड एटम ने एब्जॉर्ब करके एमिट कर दिया। तो कंटिन्यूसली एटम टू एटम एनर्जी या रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं, एमिट हो रही हैं। यहाँ पे रे या एनर्जी या रेडिएशन की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई ट्रांसमिशन नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन और एमिशन है। अब क्या है स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी हुई जिसने हर टेम्परेचर पे हर किस्म की रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है और कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करना है एटम टू एटम, और एमिट करना है। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं है रेज और रेडिएशन की। तो हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम बनाएं भी, हम किसी सरफेस को ब्लैक पॉलिश भी करें, तो कहीं ना कहीं उसमें 0.1% चांस रह सकता है कि वो ब्लैक ना हो। वहाँ पे रेज बजाय एब्जॉर्ब और एमिट होने के बजाय ट्रांसमिट हो जाए, कोई रेडिएशन वहाँ से निकल जाए, तो हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी 99.9 आप कह सकते हैं इसमें एनर्जी या रेज एब्जॉर्ब भी हो रही है, एमिट भी हो रही है, लेकिन फिर भी होगा कि 0.1% एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि हम बिल्कुल भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपकी बुक में इन्होंने एक ब्लैक बॉडी शो की हुई है,
इसे आइसोथर्मल एनक्लोजर भी हम कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये छोटी सी कैविटी यानी होल है जहाँ से रेज एंटर होंगी। ये पूरी जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो ब्लैक है, और वही बात जो रेज एंटर होंगी वो कंटिन्यूसली एटम टू एटम एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी। तो ये एक जो है कोशिश की गई है परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की, लेकिन फिर भी इसमें इतनी परफेक्शन नहीं है 100% वाली, और इसको हम आइसोथर्मल इनक्लोजर भी कहते हैं। गो अब क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी को लेके अपने लॉज इंट्रोड्यूस किए, और लॉज में उन्होंने जो है डिस्कस किया कि जो ब्लैक बॉडी जिसकी एबिलिटी है कि वो अपने अराउंड मौजूद तमाम रेस को किसी भी टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी एबिलिटी ये भी है कि जब हम उसी ब्लैक बॉडी को हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी अपने अंदर से उन रेस को एमिट भी कर देती है। लेकिन अब क्या है, जो एमिशन है वो टोटली डिपेंड करती है प्रोवाइडेड टेम्परेचर पे, यानी किस रे ने किस टेम्परेचर पे एमिट होना है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब होने वाली रेस के लिए सूटेबल होगा वो रे उस टेम्परेचर पे एमिट होगी, किस में से, ब्लैक बॉडी पे। तो डिफरेंट रेडिएशंस एमिट एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी डिफरेंट रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब हुई हैं ब्लैक बॉडी में वो एमिट होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब इस सब को लेके, यानी एमिट होने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ को लेके, प्रोवाइड करने वाले टेम्परेचर को लेके साइंटिस्ट ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट लॉ है उसमें एक हमारे पास आ जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स कहता है कि जो हम ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उस पे जो रेज एमिट होती हैं, रेडिएशन उसमें से एमिट होती हैं, तो प्रोवाइडेड टेम्परेचर में और एमिट होने वाली रेज की वेवलेंथ में, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी जब हम ब्लैक बॉडी को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो रेज एमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, और जब हम ब्लैक बॉडी को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो वेव्स एमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास लॉन्गर होगी। तो एमिटेड वेवलेंथ में और प्रोवाइडेड टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन है। ये किसने कहा था? ये हमें वीन्स ने कहा था, और उसने इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया है। अब जैसे देखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, इसमें उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे है कि उसने दो फैक्टर्स को लेके ग्राफ प्लॉट किया। इसमें वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, यानी जो एमिटेड रेज या रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है? Q डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय T, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स एक्सिस पर उसने वेवलेंथ को डिस्कस किया है। अब क्या है, आप यहाँ पे देखें कि जब टेम्परेचर T1 प्रोवाइड किया गया ब्लैक बॉडी को, तो उसमें जो इंटेंसिटी है वो कुछ आपको ये नज़र आ रही है। इंटेंसिटी यानी एनर्जी जो एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो ये है। और जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कुछ यहाँ पर इस तरह से मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास वेवलेंथ है टेम्परेचर T1 के लिए, और उसके अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है उसको उन्होंने शो किया, ये वेवलेंथ है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी T2 की तरफ जाते हैं तो इंटेंसिटी हमारे पास यानी एमिटेड जो एनर्जी है रेज या रेडिएशन की वो बढ़ जाती है, लेकिन वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है। और फिर जब हम मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एमिसिव पावर ज़्यादा होती है, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ और रिड्यूस हो जाती है। और देखिए जब हम बहुत हाई टेम्परेचर करते हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी यानी जो एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ मज़ीद जो है वो शॉर्ट हो गई है। तो वेन्स ने यही बताने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ब्लैक बॉडी का, तो वहाँ पे जो रेज़ एमिटेड हो रही होती हैं उन रेज़ की वेवलेंथ रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये टेम्परेचर T1 पे एमिटेड रे की वेवलेंथ है, ये टेम्परेचर T2 पे एमिटेड रे की वेवलेंथ है, ये टेम्परेचर T3 पे एमिटेड रे की वेवलेंथ है। और ये देखें यहाँ पे एमिसिव जो पावर है वो ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ सबसे जो है वो शॉर्ट है। तो यानी वाइन्स ये कहना चाहता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ डिस्प्लेस होता है टूवर्ड्स द शॉर्टर वैल्यू। तो इसलिए इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे
जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट मीन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेडिएशन एमिट होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, यानी रेडिएशन का एमिट होना टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और मीन्स के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ हमारे पास डिस्प्लेस होती है टूवर्ड्स द शॉर्टर वैल्यू। ये हमारे पास वेन्स लॉ है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। सेकंड जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। और स्टीफन के अकॉर्डिंग जो एमिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। यानी अगर हम टेम्परेचर को डबल करते हैं तो 16 गुना हमारे पास जो है रेडिएशन एमिट होगी। तो एमिशन में यानी कि एमिसिव पावर, एमिशन और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर की पावर कितनी 4 टाइम्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमिटेड रेस की। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है हमारे पास। अब जो थर्ड लॉ है वो रेले जीन्स लॉ है। रेले और जीन्स के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी के अंदर रेज हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब और एमिट हो रही हैं, लाइक स्टैंडिंग वेव्स। यानी स्टैंडिंग वेव्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि दो एक जैसी वेव्स होती हैं लेकिन ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पे रेले और जीन्स को ये लगता है कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें जो उसके अंदर रेडिएशंस का एमिट या एब्जॉर्ब होना है वो एक वॉल से दूसरी वॉल ऑफ द कैविटी की तरफ है। तो वो एक तरह से स्टैंडिंग वेव्स को जो है वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट दे रही हैं। और रेले और जीन्स के अकॉर्डिंग जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरह से है जिसमें ये तमाम फैक्टर्स तो 8 पाई और के आर कांस्टेंट, और वही बात के प्रोवाइडेड टेम्परेचर और जो एमिशन है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह अगर वेवलेंथ और टेम्परेचर को देखा जाए तो वो भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और वही हमारे पास के इसमें जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेस एमिट होंगी, जितना जो है लो टेम्परेचर होगा शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेस जो है वो एमिट होंगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ लॉज हैं जो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली रेस उनकी कितनी क्वांटिटी, कितनी शिद्दत से वो एमिट होंगी वो, और क्या उनकी वेवलेंथ होगी उसको डिस्कस किया गया है। उन्होंने जो है डिस्कस किया कि जो ब्लैक बॉडी जिसकी एबिलिटी है कि वो अपने अराउंड मौजूद तमाम रेस को किसी भी टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी एबिलिटी ये भी है कि जब हम उसी ब्लैक बॉडी को हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी अपने अंदर से उन रेस को एमिट भी कर देती है। लेकिन अब क्या है, जो एमिशन है वो टोटली डिपेंड करती है प्रोवाइडेड टेम्परेचर पे, यानी किस रे ने किस टेम्परेचर पे एमिट होना है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब होने वाली रेस के लिए सूटेबल होगा वो रे उस टेम्परेचर पे एमिट होगी, किसमें से ब्लैक बॉडी पे। तो डिफरेंट रेडिएशंस एमिट एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी डिफरेंट रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब हुई हैं ब्लैक बॉडी में वो एमिट होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब इस सब को लेके यानी एमिट होने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ को लेके, प्रोवाइड करने वाले टेम्परेचर को लेके साइंटिस्ट ने कुछ लॉस इंट्रोड्यूस किए, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट लॉ है उसमें एक हमारे पास आ जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स कहता है कि जो हम ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उस पर जो रेज एमिट होती हैं या रेडिएशन उसमें से एमिट होती हैं, तो प्रोवाइडेड टेम्परेचर में और एमिट होने वाली रेस की वेवलेंथ में दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी जब हम ब्लैक बॉडी को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो रेज एमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, और जब हम ब्लैक बॉडी को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो वेव्स एमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास लॉन्गर होगी। तो एमिटेड वेवलेंथ में और प्रोवाइडेड टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन है। ये किसने कहा था? ये हमें वीन्स ने कहा था, और उसने इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया है। अब जैसे देखें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है इसमें उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे है कि उसने दो फैक्टर्स को लेके ग्राफ प्लॉट किया। इसमें वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, यानी जो एमिटेड रेज या रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है? Q डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय T, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स एक्सिस पर उसने वेवलेंथ को डिस्कस किया है।
अब क्या है, आप यहाँ पे देखें कि जब टेम्परेचर T1 प्रोवाइड किया गया ब्लैक बॉडी को, तो उसमें जो इंटेंसिटी है वो कुछ आपको ये नज़र आ रही है। इंटेंसिटी यानी एनर्जी जो एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो ये है। और जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कुछ यहाँ पर इस तरह से मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास वेवलेंथ है टेम्परेचर T1 के लिए, और उसके अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है एमिट भी हो रही है, एटम टू एटम एब्जॉर्ब भी हो रही है और एमिट भी हो रही है। और इस ब्लैक बॉडी में कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन भी है, एमिशन भी है। रेज में किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी रे पलटेगी नहीं। एटम टू एटम एनर्जी या रेज या रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी। एक एटम ने एब्जॉर्ब करके उसको एमिट कर दिया, नेक्स्ट एटम ने एब्जॉर्ब करके उसको एमिट कर दिया रे को, थर्ड एटम ने एब्जॉर्ब करके एमिट कर दिया। तो कंटिन्यूसली एटम टू एटम एनर्जी या रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं, एमिट हो रही हैं। यहाँ पे रे या एनर्जी या रेडिएशन की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई ट्रांसमिशन नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन और एमिशन है। अब क्या है स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी हुई जिसने हर टेम्परेचर पे हर किस्म की रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है और कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करना है एटम टू एटम और एमिट करना है। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं है रेज और रेडिएशन की। तो हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम बनाएं भी, हम किसी सरफेस को ब्लैक पॉलिश भी करें, तो कहीं ना कहीं उसमें 0.1% चांस रह सकता है कि वो ब्लैक ना हो। वहाँ पे रेज बजाय एब्जॉर्ब और एमिट होने के बजाय ट्रांसमिट हो जाए, कोई रेडिएशन वहाँ से निकल जाए, तो हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी 99.9 आप कह सकते हैं इसमें एनर्जी या रेज एब्जॉर्ब भी हो रही है, एमिट भी हो रही है, लेकिन फिर भी होगा कि 0.1% एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि हम बिल्कुल भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपकी बुक में इन्होंने एक ब्लैक बॉडी शो की भी है, इसे आइसोथर्मल एनक्लोजर भी हम कहते हैं। और ये देखें, यहाँ पे ये छोटी सी कैविटी यानी होल है जहाँ से रेज एंटर होंगी। ये पूरी जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो ब्लैक है, और वही बात, जो रेज एंटर होंगी वो कंटिन्यूसली एटम टू एटम एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, एमिट होंगी। तो ये एक जो है कोशिश की गई है परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की, लेकिन फिर भी इसमें इतनी परफेक्शन नहीं है 100% वाली, और इसको हम आइसोथर्मल एनक्लोजर भी कहते हैं। गो अब क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी को लेके अपने लॉज इंट्रोड्यूस किए, और लॉज में उन्होंने जो है डिस्कस किया कि जो ब्लैक बॉडी जिसकी एबिलिटी है कि वो अपने अराउंड मौजूद तमाम रेस को किसी भी टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी एबिलिटी ये भी है कि जब हम उसी ब्लैक बॉडी को हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी अपने अंदर से उन रेस को एमिट भी कर देती है। लेकिन अब क्या है, जो ज़्यादा है कि वेवलेंथ सबसे जो है वो शॉर्ट है। तो यानी वाइंस ये कहना चाहता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ डिस्प्लेस होता है टूवर्ड्स द शॉर्टर वैल्यू। तो इसलिए इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डिस्प्लेसमेंट है, तो स्टूडेंट वीन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेडिएशन एमिट होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। यानी रेडिएशन का एमिट होना टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और वीन्स के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ हमारे पास डिस्प्लेस होती है टूवर्ड्स द शॉर्टर वैल्यू। ये हमारे पास वेन्स लॉ है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। सेकंड जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, और स्टीफन के अकॉर्डिंग जो एमिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। यानी अगर हम टेम्परेचर को डबल करते हैं तो 16 गुना हमारे पास जो है रेडिएशन एमिट होगी। तो एमिशन में यानी कि एमिसिव पावर, एमिशन और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर की पावर कितनी 4 टाइम्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमिटेड रेस की। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है हमारे पास। अब जो थर्ड लॉ है वो रेले जीन्स लॉ है। रेले और जीन्स के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी के अंदर रेज हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब और एमिट हो रही हैं लाइक स्टैंडिंग वेव्स। यानी स्टैंडिंग वेव्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि दो एक जैसी वेव्स होती हैं लेकिन ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पे
रेले और जीन्स को ये लगता है कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें जो उसके अंदर रेडिएशंस का एमिट या एब्जॉर्ब होना है वो एक वॉल से दूसरी वॉल ऑफ द कैविटी की तरफ है, तो वो एक तरह से स्टैंडिंग वेव्स को जो है वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट दे रही हैं। और रेले और जीन्स के अकॉर्डिंग जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें ये तमाम फैक्टर्स तो 8 पाई और के आर कांस्टेंट, और वही बात के प्रोवाइडेड टेम्परेचर और जो एमिशन है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह अगर वेवलेंथ और टेम्परेचर को देखा जाए तो वो भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और वही हमारे पास के इसमें जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेस एमिट होंगी, जितना जो है लो टेम्परेचर होगा शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेस जो है वो एमिट होंगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ लॉज हैं जो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली रेस, उनकी कितनी क्वांटिटी, कितनी शिद्दत से वो एमिट होंगी वो, और क्या उनकी वेवलेंथ होगी उसको